डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आपके सामने आज पुनः बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ प्रश्न उत्तर की जो कि 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। आपको ज्ञात ही होगा कि हम लोग क्रम से 2019 से लेकर 2023 तक के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हम जो भी प्रश्न हल कर रहे हैं वो सब के सब रहने वाले हैं अकार्बनिक रसायन से। याद रखिएगा, सब के सब रहने वाले हैं अकार्बनिक रसायन से। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कार्बनिक रसायन। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बिना देर किए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को देखिए और फटाफट लगाइए और एक बार इसे अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सवाल में सबसे पहले पूछ लिया मोललता, तो तुरंत किनारे चले जाइए और मोललता का फॉर्मूला लिख दीजिए। मोललता का फॉर्मूला, तो मैं आपको मोललता का फार्मूला बताना चाहता हूँ। अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। W/m इंटू W डैश, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए ज़रा, इसमें जो W है, जो W है वो है विलेय की ग्राम्य मात्रा। जो W है वो है विलेय की ग्राम्य मात्रा। जो M है वो है आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान। और ये जो W डैश है ये है विलायक की ग्राम्य मात्रा। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में फटाक से नोट डाउन कर लेंगे। मैंने आपको बताया था एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें केवल इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपको 440 ग्राम विलायक में। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको विलायक की ग्राम में मात्रा दिख रही थी, तो सबसे पहले आप लिख देंगे इसमें विलायक। क्या लिख देंगे? विलायक। विलायक को आप लिखेंगे W डैश बराबर क्या होगा? 440 ग्राम। ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। मतलब ये जो घुला हुआ है यही तो हमारा विलेय होता है। कैसे पता चलता है कि ये विलेय है? जिसके साथ लगा है घुला हुआ है वही तो विलेय होता है। या घोलने पर लिखा हुआ, घोलने पर, को घोलने पर वो विलेय होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विलेय। क्या लिखा हुआ है? विलेय। विलेय लिखा हुआ है जो कि है W। ये बराबर आया आपका 20 ग्राम। कितना ग्राम आया? 20 ग्राम। बाकी जो आपका विलेय है वो है कौन? विलेय जो है वो है कौन? उसके मोलर द्रव्यमान की भी तो चर्चा करनी है हमको। तो विलेय आपका है NaOH का मोलर द्रव्यमान। NaOH का मोलर द्रव्यमान M बराबर हम लोगों ने एक बार निकाला था 40। और वैसे मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। इसमें सोडियम का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार और H का परमाणु भार जोड़ लेंगे हम, ठीक है ना। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल आएगा 40। तो देखिए कितना आसान सवाल था, 2 नंबर में पूछा है, सब कुछ दिया गया है। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है मोललता बराबर। फॉर्मूला आपको लगाना है मोललता बराबर W/m इंटू W डैश, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो अब जरा देखिए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे W की वैल्यू दी गई थी 20 ग्राम NaOH, उसका M था 40 ग्राम और घोला कितने में गया है? 440 ग्राम में। तो 20 से आपने काट दिया 40 को, कितनी बार में? 2 बार में। तो 1/880 आ गया। 1/880 आ गया। आप चाहें तो आंसर को इसी पे छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो 1 में 880 का भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक उत्तर आने वाला है आपका। ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00113, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा विलायक। याद रखिएगा, मोल प्रति किग्रा विलायक ये होता है इसका मात्रक। तो देखिए कितना आसान और कितना प्यारा सवाल था जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया था। और ये पूछा कितने नंबर में गया था? 2 नंबर में पूछा गया था।
आप सोचेंगे कि इतना आसान सवाल 2 नंबर में कैसे पूछ लिया गया, तो पूछा जाता है, ठीक है ना। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहीं पर गलती की है क्या? एक बात आप बताइए, मैंने कहीं पर गलती की है क्या? बताइए, याद आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। मैंने जानबूझकर इस सवाल को गलत लगाया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने जानबूझकर इस सवाल को गलत लगाया। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये सवाल जो है आपका, इसमें आपको विलायक रखना है। विलायक किस में रखना है? विलायक आपको किग्रा में रखना है। किस में रखना है? किग्रा में, याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने ग्राम में ही रख दिया, किस में रख दिया? ग्राम में, तो ग्राम में रख दिया तो आपको यहाँ फॉर्मूले में 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूले में 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है? ग्राम में लिया है ना। तो या तो आप इसे किग्रा में बदलिए, या आप चले जाइए फॉर्मूले में आगे, यहाँ पर कितने का गुणा करा दीजिए? 1000 का गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कितने का गुणा हो जाएगा? 1000 का गुणा हो जाएगा, और ये आपको ऊपर दिख जाएगा 1000। मतलब अब 880 का भाग आपको कितने में देना है? 1000 में देना है, न कि 1 में देना है। आया समझ में कुछ? ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला सब कुछ ध्यान में रखिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भटकेंगे तो ये आपको भटका देगा। याद कर लीजिएगा आप लोग, अगर आप भटकेंगे तो ये आपको भटकाएगा ज़रूर। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे आप इसमें? अब जब 1000 में भाग देंगे तो आपका जो आंसर है वो आने वाला है 1.136। 1.136 मोल प्रति किग्रा विलायक। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना खूबसूरत सवाल था। इसमें 1000 का गुणा हम लोगों ने क्यों किया, ज़रा बताइए आप। 1000 का गुणा हम लोगों ने किया क्यों? क्योंकि हमने जो डब्ल्यू डैश था वो किस में लिया था? ग्राम में। अगर इसी डब्ल्यू डैश को हम किग्राम बदलते तो उसमें 1000 से भाग देते कि नहीं देते? और सबसे नीचे वाला पुनः सबसे ऊपर जाता, इसका मतलब ऊपर 1000 का गुणा ही होता। तो कहानी आपकी वही रहने वाली है, चाहे आप बदल कर करिए, चाहे आप डायरेक्ट रख कर करिए। ठीक है ना। तो ये रहा आज का आपका सवाल। आपने देख लिया, मोलरता भी पूछ लिया गया है। इसका मतलब मोलरता और मोल प्रभाज भी पूछे जा सकते हैं आपसे। मोल प्रभाज तो मैंने पिछले सेट में आपको सॉल्व करा ही दिया है। तो मोलरता के लिए भी तैयार रह सकते हैं आप। मोलरता के लिए तैयार रह सकते हैं। चलिए आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दागा जा चुका है। इस सवाल को मैं पीछे बता चुका हूँ। वैल्यू चेंज हुई है, इसकी वैल्यू चेंज हुई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, इस सवाल को मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बस वहाँ पे अंतर था कि वहाँ पे जो दाब था वो mm में दिया गया था, यहाँ का दाब बार में दिया गया है। तो क्या आप चेंज करेंगे क्या इसको mm में? बताइए, आप चेंज करेंगे इसको mm में? मैंने कहा था यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। बस हाँ, इतना ध्यान में रखिए, दोनों का मात्रक सेम सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो ये किस नियम से लगने वाला है? क्योंकि इसमें देखिए वाष्प दाब की बात हो रही है। वाष्प दाब पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, कुछ कम हुआ है, मतलब वाष्प दाब का अवनमन है। और वाष्प दाब का अवनमन संबंधी कौन सा नियम होता है? राउल्ट का नियम होता है। जरा राउल्ट के नियम को कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए, तो फटाक से दागिएगा। राउल्ट का नियम क्या है? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए इसको फटाफट, अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, अभी तक आपको दूसरा पाठ, पहला पाठ ही नहीं याद है तो। चलिए देखिए इधर क्या कह रहा है इसमें। पहले आपको विलायक का वाष्प दाब दिया गया है। मैं एक बार फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके सामने रहने वाला है P माइनस पी एस बटे पी एस बराबर W इंटू एम डैश अपॉन एम इंटू डब्ल्यू डैश। ये आपका फॉर्मूला है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसमें जो आपका P होता है वो विलायक का होता है, PS जो होता है विलयन का होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सवाल में विलायक का वाष्प दाब। ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे सवाल में विलायक का वाष्प दाब। क्या लिखा हुआ है? P बराबर कितना लिखा हुआ है, ज़रा देखिए आप। मैं इसको हटाता हूँ, आप ज़रा आगे तैयार रहिएगा इसके लिए पुनः। चलिए, तो P बराबर है 0.416 बार। ठीक है, उसके बाद जो आपका विलयन बना है, विलयन का भी तो कुछ वाष्प दाब दिया गया है। तो विलयन का वाष्प दाब PS बराबर किसके बराबर? PS बराबर 0.414 बार।
और देखिए क्या दिया गया है, ठोस को 42 ग्राम विलायक में घोला गया, 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस। ध्यान दीजिएगा 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस है, तो मतलब आपको जो विलेय दिया गया है, विलेय जो आपको विलेय दिया गया है उसकी जो ग्राम में मात्रा है W, वो है 0.5 ग्राम। और आपको जो विलायक दिया गया है, विलायक का जो है W डैश है, क्या है जी, W डैश, उसका कितना दिया गया जरा देखिए ध्यान से, तो 42 ग्राम। कितना दिया गया है, 42 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 42 ग्राम, 42 ग्राम। जो आपको विलायक का यम दिया गया वो कितना दिया गया, इसको देखिए तो 84 ग्राम। कितना लिखा गया है, 84 ग्राम। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान m बराबर कितना लिखा हुआ है, 84। चलिए शुरू हो जाइए, अब लगा लीजिए राउल्ट का नियम से, लिखिएगा आप यहाँ पे राउल्ट के नियम से P माइनस, एक मिनट, पूरा वाला नहीं लिखना है ना हमको, हमको तो जो सवाल लगाना है वो वाला फॉर्मूला लिखना है ना। देखिए क्या है, पी एस अपॉन P माइनस पी एस, उल्टा, एक मिनट, P माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल W इंटू एम डैश अपॉन M इंटू डब्ल्यू डैश। हमको इस फॉर्मूले में सारे मान रख देने हैं। तो देखिए ज़रा कैसे रखेंगे हम इन मानों को। सबसे पहले आप P का मान रखेंगे। P का मान आपको दिख क्या रहा है, इधर साइड में मैं रखता हूँ। P का मान आपको क्या दिखा था, ज़रा पीछे चलिए। देखिए P का मान आपको मिला है एक प्रकार से 416 और उसका है 414, 416 और 414। तो P का मान है 0.416 और माइनस इसका है 0.414, 0.414। उसके बाद नीचे देखिए पी एस रखना है, तो 0.414 बराबर डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना दिया गया आपका, देखिए 0.5 गुणा यम डैश कितना दिया हुआ है 84, और बटे यम तो आपको पूछ ही रहा है, और गुणा डब्ल्यू डैश कितना दिया है 42। कैसे पता चला आपको यम पूछ रहा है, जरा देखिए तो पीछे जाइए सवाल में, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सवाल में क्या लिखा, विलायक के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, सॉरी ठोस अर्थात विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। किसके मोलर द्रव्यमान की गणना करिए, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा आगे, सवाल में सारे मान रख दिए गए हैं, फटाफट हल करिए। ये आएगा 0.002 अपॉन 0.414 इज इक्वल, यहाँ पे आप गुणा करा लीजिए जी, कितना आएगा, 5 चौका 20 को 0 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, कितना आ गया 0.0, और बट्टे आपका आ गया यम गुड़े 42, एम गुड़े 42। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात और देखिए आप लोग, मैं चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कितने कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 3 अंक बाद लगा है कि नहीं लगा है। तो आप 1000 का गुणा कर दिए, दशमलव खत्म हो जाएगा, सीधे खत्म कर दिया करिए अगर दशमलव समान जगह पे है तो खत्म हो गया। तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 414। तो देखिए ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 414, बराबर इधर ऊपर बचा आपका 42 और नीचे बचा आपका यम गुणा 42। क्योंकि 42.0 था तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 42 लिख दीजिए, कट गया, और यहाँ पे 2 से कट गया आपका कितनी बार में, 207 बार में। तो एक प्रकार से आपका आ गया 1/207 और बराबर 1/यम, तिरछा गुणा जैसे ही आप कराएंगे m बराबर आ जाएगा 207, m बराबर आपका आ जाएगा 207। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल दिया हुआ था। तो ऐसे ही आप सवालों को लगा सकते हैं। राउल्ट का नियम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि इस पर 2 सवाल आपको मिल चुके हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर सवाल को लगाइएगा। मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ के मात्रकों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही मात्रक में है तो सब सही है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अपेक्षिक अवनमन का कोई मात्रक नहीं होता। अगर पूछता है कि अपेक्षिक अवनमन का मात्रक क्या है, कुछ नहीं, मात्रकहीन राशि है। क्यों है, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे ऊपर भी दाब है और नीचे भी दाब है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आपको अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा आप बताएंगे ये किस अभ्यास का सवाल है, किस चैप्टर का सवाल है, बोलिए कमेंट बॉक्स में दागिए, जल्दी दागिए, जल्दी दागिए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स। हाँ
तो ये कौन सा है? ये है आपका रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर का सवाल। रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर का सवाल, जिसमें हमने अभिक्रियाओं के वेगों की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? अभिक्रियाओं के वेगों की चर्चा की है। ठीक है ना? तो देखिए आप लोग जरा ध्यान दीजिए। एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है N2O5 इज इक्वल NO2 प्लस हाफ O2, NO2 प्लस हाफ O2। तो देखिए आपको इस रिएक्शन के बारे में क्या दिया गया, क्या जानना चाहिए आपको इस रिएक्शन के बारे में। तो पहली बात कि आप पहले सवाल में जो जो चीज़ें दी गई हैं आप उसको लिखिए। देखिए सवाल में ताप भी दे दिया है, और ताप बदला क्या? ताप बदला क्या? नहीं बदला। अगर ताप बदला होता तो आप समझ जाइए इसमें आर्हीनियस समीकरण लग सकता था। अगर ताप बदला होता तो इसमें लग सकता था आर्हीनियस समीकरण, लेकिन ताप में कोई बदलाव ही नहीं किया, इसीलिए हम लोग फायदे में आ गए, आर्हीनियस समीकरण से बच गए। याद रख लीजिएगा आप लोग, आर्हीनियस समीकरण आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो लगाना क्या पड़ेगा? आपको पूछ रहा है वेग स्थिरांक। क्या पूछ रहा है? वेग स्थिरांक मतलब के। और ये कैसी अभिक्रिया है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको निकालना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है। जरा दाग दीजिए तो फॉर्मूले में इसका मात्रक, कमेंट बॉक्स में इसका मात्रक दागिए फटाक से। क्या है देख लूँ मैं, क्या बताते हैं आप लोग। चलिए देखिए आगे शुरू हो जाइए। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है। मतलब प्रारंभिक सांद्रता दे दी गई है। क्या दे दी गई है? प्रारंभिक सांद्रता। तो देखते जाइए आप लोग, लिखते जाइए धड़ाधड़। प्रारंभिक सांद्रता को क्या मानते हैं आप? ए मानते हैं। कितना दे दिया? 0.60 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर। वही लिखा है मोल लीटर पे -1, क्योंकि आप नीचे से लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो उस पर -1 घात लग जाएगी। फिर देखिए कह रहा है आपका कि, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत तरीके से हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं अभी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 60 मिनट के बाद ये 0.2 गुणे 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। ये रह गई दिया हुआ है। रह गई मतलब कौन सी वाली सांद्रता दी हुई है? बची रह गई वाली सांद्रता दी गई है। और जो बची रह गई है उसको आप हमेशा मानते हैं A-x, क्योंकि जो यक्स है वो समाप्त होता है, ए जो है प्रारंभिक होता है। तो प्रारंभिक में से समाप्त होने वाला घटा देंगे तो आपको बचा रहने वाला मिलेगा। कैसे? जरा देखिए। जैसे आपके पास टोटल 100 रुपये थे, तो 100 में से आपके कम हो गए 60, तो 100 में से आपने 60 घटाए, तभी तो जो आपके 40 बचे वो बचे रह गए। याद रख लीजिएगा ध्यान में। तो ये होता है आपका। तो रह गई अर्थात ये बची रह गई, चूंकि रह गई दिया है। क्या दिया है जी? रह गई दिया है। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा? A-x होगा। क्या होगा जी? A-x होगा। तो देख लीजिए A-x बराबर कितना दिया है आपको? A-x दिया है 0.20 गुणा 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर, ये दिया गया है। तो आपको A पता चल गया और A-x पता चल गया। और कुछ दिया है क्या इसमें? और कुछ तो नहीं दिया है। कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। हाँ एक चीज़ दिया हुआ है, समय दिया है जी, 60 मिनट दिया है। तो समय बराबर 60 मिनट दिया है। तो जरा आप बताइए कि आप इस समय को सेकंड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? झोंकिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत बोलिए कमेंट बॉक्स में, इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हाँ तो देखिए, इसको मिनट में रहने देंगे, इसको सेकंड में नहीं बदलेंगे। मिनट में ही रहने देंगे, सेकंड में नहीं बदलेंगे। तो वेग स्थिरांक का जो हमारा मात्रक है वो आ जाएगा सेकंड की पावर -1 नहीं, मिनट की पावर -1 आ जाएगा। आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो जो आपका समय था, समय वो दे दिया गया, समय आपका दे दिया गया 60 मिनट, जिसको आप टी मानेंगे। क्या मानेंगे जी? टी। तो समय टी बराबर 60 मिनट। अब लगाइए प्रथम कोटि के लिए, क्योंकि अभिक्रिया तो आपकी प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि के लिए क्या होगा आपका जी? ध्यान से देखिए आप लोग। प्रथम कोटि के लिए जो आपको दिखेगा के बराबर
303/T इंटू log बेस 10 A/A-x दिखा। तो क्या हो जाएगा जी, मान झोंकिए फटाफट। 2.303/T का मान है 60 और गुणा देखिए log बेस 10 और ए का मान क्या था जरा देखिए तो पीछे। ए का मान था 0.60 गुणे 10 की घात -2 और आपका यक्स का मान था 0.20 गुणे 10 की घात -2। तो इन दोनों मानों को रख दीजिए आप वहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, आपको ए की जगह रखना है 0.60 गुणे 10 की घात -2 और जो आपको नीचे रखना है 0.20 गुणे 10 की घात -2। अब दोनों ऊपर नीचे 10 की घात -2 है तो इसको काट दीजिए और इन दोनों में देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, दोनों का दशमलव अपने आप हट जाएगा, बच जाएगा सीधे सीधे 60/20। कितना बच जाएगा, 60/20। और इधर देखिए आपका ये जो बचा हुआ था 2.303 और बटे 60 बचा ही हुआ था। गुणा में आ गया आपका log बेस 10 और ये हो गया आपका 60/20 जो मैंने आपको बोला। तो 20 तियाई 60 कट गया तो क्या आ गया आपका देखिए 2.303/60 और गुणा log बेस 10 और उसके बाद 3। तो ये आपका मान याद होना चाहिए log बेस 10 3 को। वैसे देख लीजिए सवाल में दिया हुआ है log बेस 10 3 का मान 4771। कितना दिया है, 4771। तो ये आपका हो गया 2.303 गुणा 0.4771 और बटे 60। तो ज़रा आप इसका गुणा कर लीजिए दोनों का। 2.303 गुणा 0.4771 का आप गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करने पे आपको मिलेगा 1.0987613 और नीचे कितना है 60 है। तो आप इसमें 60 से फिर भाग दे दीजिएगा। 60 से जब आप भाग देंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपको चौंकाने वाला उत्तर मिलेगा। उत्तर रहेगा आपका 0.0183। ये किसका मात्रक होगा, मिनट पे -1 होगा। अगर आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 अंक आगे ले जाएंगे तो 1.83 और गुणा हो जाएगा 10 की घात -2, 10 की घात -2 मिनट पे -1। ये आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये के का वैल्यू आ गया आपके लिए। तो देखा आपने, इस तरह से आपका सवाल कितना आसानी से लग गया। अगर आप सवाल को देखते तो भड़क जाते इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसे ये सवाल मैंने आपको नोट में बताया हुआ, जाके देखिएगा अपने नोट में, कितना खूबसूरत तरीके से ये सवाल लगा, कितना आसान सवाल था। अगर आपने इस रह गई शब्द को पकड़ लिया तो आपका सवाल एकदम आसान हो गया। नहीं पकड़ पाए तो घूमते रहिए उसी में तब। ठीक है ना, रह गई का मतलब बची रह गई जो कि A-x होगी। सीधे सीधे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। ठीक है ना, तो कितना आसान सवाल था, देख लिया आपने। चलिए आज के अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज तो भर भर के ही सवाल मिल रहे हैं, ये जान लीजिए आप एक ही सेट के हैं सब। कैसे देखिए सवाल एक ही में आ रहे हैं, भर भर के सवाल आ रहे हैं। सवाल की महत्ता को समझिए, कम से कम 20 नंबर के सवाल आपको मिलेंगे 70 में से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इतने आसान आसान सवाल मिलेंगे, गलत नहीं करना है आपको एक भी। चलिए ज़रा यहाँ देखिए, डेनियल सेल के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 1.1 वोल्ट है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है उसको हम मानते हैं E0 मानते हैं, चाहे E0 सेल मानते हैं, बराबर दिया गया है 1.1 वोल्ट। इसको लिख दिया आपने। निम्नलिखित अभिक्रिया का मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा मतलब आपको वही डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE होता है और नॉट सेल यहाँ पे लगा देते हैं। देख लीजिए आप लोग, ई तो मालूम चल गया E0 से, लेकिन यफ क्या है, तो यफ बराबर आप जानते ही होंगे 96,500 कूलाम, फैराडे नीयतांक जी, फैराडे नीयतांक। उसके बाद यन क्या है, यन इस रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस रेडॉक्स अभिक्रिया में
भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया ऊपर हो रही है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे जरा देखिए, ये जो जिंक है इससे बना जिंक 2+, मतलब पहले था 0, बाद में हो गया कितना +2। कॉपर जो था इधर +2 था और उधर हो गया 0, मतलब कितने का परिवर्तन हुआ है, जो 2 से बदल के 0 हो रहा है, चाहे वो 0 से बदल के 2 हो रहा है, तो अंतर आपको हमेशा कितने का मिल रहा है, 2 का। तो यही अंतर जो है यही n है। तो आप आराम से पता कर सकते हैं रिएक्शन में, किसी एक को पकड़ लीजिए, देख लीजिए उसका कितना इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होगा वही n होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख देते हैं n बराबर कितना 2। अब इसी मान को इसमें रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा, डेल्टा G नॉट बराबर -NF E नॉट सेल, -NF E नॉट सेल। तो माइनस n की वैल्यू 2 और f की वैल्यू है 96,500 और गुणा जो आपका E0 सेल है वो है 1.1। तो ज़रा 2 का गुणा करा लीजिए पहले, 0 0 2 पच्चे 10 को फिर से 0 और 2 छक्का 12 13 के 3 हासिल 1 2 9 18 1 19। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद गुणा फिर से आ गया 1.1, इसका गुणा करा लीजिए आप लोग, पहले तो 1 0 2 0 3 0 आ गया, 11 या 33 को 3 हासिल 3 11 99 3 102 को 2 हासिल 10 11 कम 11 10 21, एक अंक के बाद दशमलव लग गया यहाँ पे आप देखिए। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में अगर लिखना है तो 2.123 करना पड़ेगा। कितना अंक आप दशमलव को पीछे लेके जा रहे हैं, 2, देखिए 3 इधर 2 इधर, 5 अंक पीछे लग गए, तो 10 की घात 5 हो गया। कितना आ गया आपका आंसर, 2.123 गुणे 10 की घात 5, और चूंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। और चूंकि ये जो निकल रहा है मोल में निकलता है तो जूल प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में जरूर रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये तरह से हमारा सवाल समाप्त होता है, और ये इतना आसान सवाल था जो कि आपको जानना जरूरी था, और बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए, चालकत्व को परिभाषित कीजिए और चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो चूंकि विलयन के वे अवयव, ध्यान दीजिएगा, विलयन के वे अवयव जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जो धारा के मार्ग में सहायता प्रदान करते हैं, तो विलयन के वे अवयव जो धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करते हैं चालकत्व कहलाते हैं। देखिए हम लोगों ने इसको चालकता भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हमने, चालकता। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि रसायन विज्ञान में जो चालकता शब्द है, चालकता, वो किसको माना गया है, विशिष्ट चालकत्व को माना गया है। किसको माना गया है, विशिष्ट चालकत्व को माना गया है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर पेपर में आपसे चालकता पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, विशिष्ट चालकत्व लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रख लीजिए। और अगर वो चालकत्व पूछता है तो समझ जाइए कि हम चालकता बता रहे हैं उसकी। ठीक है, चालकत्व पूछ रहा है तो चालकता जो हम लोगों ने अपने नोट में पढ़ा हुआ है हम उसको बता रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए चालकत्व की परिभाषा क्या है, कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का वह अवयव जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है चालकत्व कहलाता है। यह प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है, यह प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है। तो लिख लीजिएगा, चालकत्व प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है, अर्थात G = 1/R, G = 1/R। तो चूंकि जो R का मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, जो R का मात्रक है, R का मात्रक को बोलते हैं हम लोग ओम। क्या बोलते हैं, ओम या OHM। तो जब हम 1/R का मात्रक अर्थात G का मात्रक लिखने जाते हैं, G का मात्रक, मात्रक याद रखिए इंपॉर्टेंट है इस अध्याय से। मात्रक, जितने मात्रक हैं सब याद कर लीजिएगा आप लोग। होमवर्क मैं आज का यही दे रहा हूँ आपको कि आप सारे मात्रक याद कर लीजिए एक बार। तो इसका जो मात्रक है इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ओम पे -1 लिखेंगे, ओम के ऊपर -1। तो जब इसको उल्टा कर दिया जाता है ओम के -1 को तो बन जाता है महो। क्या बन जाता है जी, महो बन जाता है। तो ये जी का जो मात्रक है महो भी होता है, और इसी को हम लोग सीमेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर अपनी खोपड़ी में घुसा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे
कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। और हाँ, चलते चलते अपना होमवर्क तो देख लीजिए। मन ही मन में तो लड्डू फूट गया होगा कि आज होमवर्क नहीं मिला। बहुत सही, अभी इंस्टाग्राम तुरंत चालू करूँगा ना, इंस्टाग्राम नहीं चालू करने देंगे आपको हम। एक देखिए होमवर्क और शुरू हो जाइए। इम्पॉर्टेंट, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोल के लिखवाया है नोट में। फिनॉक्साइड आयन के अस्थायित्व का कारण भी बताइए, वही प्लस एम प्रभाव जो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल से बेंजोइक अम्ल इंपॉर्टेंट, ये भी लिखवाया गया, दोनों इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाए गए हैं। देख लीजिए कितना खूबसूरत तरीके से 5 नंबर में सवाल पूछा है आपका। कितने नंबर में है, 5 नंबर में है, ठीक है ना। ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो अब आगे देखिए, आगे क्या है, हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। देखिए नाम कैसे लिख रहा है, नमवा कैसे लिख रहा है। बहुत खतरनाक आदमी है जी, बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कहें तो कुछ भी कर सकता है। नाम देखिए कैसे लिख रहा है, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपने क्या पढ़ा हुआ है, SN1 अभिक्रिया, SN1, उसने बोल दिया एक आणविक नाभिक रागी, तो कहिए SN1 लिख दिया, नहीं तो आज समझ ही नहीं पाते। फिर लिखा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 बोल दिया। क्रिया विधि को उदाहरण सहित समझाइए, 4 नंबर में पूछा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको पीछे भी दे चुका हूँ होमवर्क में। और देखिए रोजनमुंड अपचयन नाम के अपचयन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको जरूर पढ़िएगा। हम लोग जब पहुंचेंगे कार्बनिक रसायन पे तो इन सब बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और मैं आपको श्योर करूंगा कि आप आसान तरीके से इन रिएक्शंस को याद कर पाएँ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और रजाई में बैठ के पढ़ाई करते रहिए, मोबाइल मत चलाइए घुसकर, याद कर लीजिएगा।